दोस्तों, क्या आपको साल 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका और दिल दहलाने वाली 11 मौतों वाली घटना याद है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जिस किसी ने इस घटना के बारे में सुना, उसका दिल दहल गया। तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज आखिरी सच इसी घटना से प्रेरित है। एक परिवार में 11 लोग हंसी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन घर का बेटा अंधविश्वास के चंगुल में फंस जाता है। उसे लगता है कि उसके स्वर्गवासी पिता उसे रास्ता दिखा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज की शुरुआत एक घर से होती है, जहां एक दूध वाला दूध देने आया होता है। कई बार आवाज लगाने के बावजूद भी गेट नहीं खुलता, तो बगल का एक आदमी घर के अंदर आदेश नाम को पुकारते हुए जाता है। फिर घर के अंदर पैर का लटकना दिखाया जाता है, जिसे देख वो आदमी हांफता हुआ घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक हॉट लड़की होती है जिसका नाम आन्या होता है और पेशे से वो एक इंस्पेक्टर होती है। पार्टी में एक हैकर लड़के को पकड़ने आई होती है, जो लोगों के एटीएम हैक कर पैसे निकाल लेता था। फिर आनिया का सीनियर उसे फोन कर फौरन दिल्ली के किशन नगर के क्राइम सीन पर जाने को कहता है। उसके पहुंचने से पहले मीडिया और लोगों की भीड़ लग चुकी होती है। आनिया जब घर के अंदर जाती है, तब वहां का सबसे भयानक सीन दिखाया जाता है। एक घर के 11 लोगों ने फांसी लगा ली होती है। ये फैमिली रजावत फैमिली होती है। सबके हाथ पीछे से बंधे होते हैं और आंखों पर कपड़ा बंधा होता है। सबको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश ही ना की हो। पर घर की बुजुर्ग दादी को देख के लग रहा होता है कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की थी। आन्या ऑब्जर्व करती है कि मरने वाले सभी व्यक्ति के पास के स्टूल 2 फीट की दूरी पर होते हैं, जिससे समझ जाता है कि ये सुसाइड केस नहीं है। फिर उन्हें घर की छत पर एक कुत्ता बंधा मिलता है। ये सब देख आन्या को शक होता है कि हो सकता है कि ये रिवेंज का केस हो। फैमिली की किसी से दुश्मनी हो, उसी ने इन लोगों को मारा हो। फिर सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रजावत फैमिली की 3 पीढ़ी समाप्त हो गई थी। रजावत फैमिली की बात करें तो उसके मुखिया थे जवाहर रजावत, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। जवाहर के 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़की। बड़े लड़के का नाम आदेश और छोटे बेटे का भुवन होता है। एक बेटी का नाम बबीता होता है, जो शादी के बाद से अपनी बेटी अंशिका के साथ मायके में ही रह रही होती है। दूसरी बेटी का नाम कविता होता है, जो अपने ससुराल में रह रही होती है, इसलिए बच गई होती है। घटना से 1 हफ्ते पहले अंशिका की अमन नाम के लड़के के साथ सगाई होती है। फिर कविता को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। कविता 1 हफ्ते पहले हुई सगाई के बारे में बताती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंशिका और अमन की काफ़ी धूमधाम से सगाई होती है। आन्या पूछती है कि उसके भाइयों की किसी से दुश्मनी थी, तो कविता कहती है कि वो लोग बहुत सीधे थे, फैमिली वाले थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राघव जवाहर फैमिली के पड़ोसी से पूछताछ करता है, तो वो भी फैमिली को अच्छा ही कहता है। फिर अमन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। आन्या अमन से जो भी सवाल पूछती है, अमन उसका सही सही आंसर नहीं देता है, घबराया हुआ जैसा लग रहा होता है। इसलिए आन्या उसे अपना नंबर देती है कि अगर उसे कुछ और याद आ जाए या फिर कुछ बताना हो तो आन्या को कॉल कर सकता है। इन सब के बीच में एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम पार्थ होता है, और वो कुछ बताने पुलिस स्टेशन आया होता है, पर डर के मारे बिना बताए ही चला जाता है। दिल्ली की ये घटना मीडिया वाले जोरों शोरों से दिखा रहे होते हैं, जिससे पुलिस अधिकारियों पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। फिर अमन को दिखाया जाता है, जो ड्रग लेता होता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंशिका को अमन की ड्रग लेने वाली बात नहीं पता होती है, जिसकी वजह से दोनों में तू मैं हो जाती है। अब प्रेजेंट में आन्या और सब इंस्पेक्टर राघव आपस में इस केस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दूध वाला आता है, जो आन्या और राघव को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने आदेश को 2 गुंडों के साथ देखा था। वो गुंडे आदेश को चाकू दिखाकर डरा रहे होते हैं। इसके बाद आन्या और राघव को घर के बाहर की फुटेज मिलती है, जिसमें रात 1 बजे कोई आदमी घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। फुटेज बस इतना ही होता है, इसलिए आन्या फौरन बाइक की गाड़ी का नंबर प्लेट ट्रेस करने को कहती है। दूसरे एपिसोड में दिल्ली क्राइम ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किशन नगर का इंस्पेक्टर आन्या को महिपाल गैंग के बारे में बता रहा होता है कि उस वक्त यही गैंग एक्टिव थी और शायद इस गैंग को पुजारा के गैंग ने मारा हो। फिर अमन को दिखाया जाता है, जो निगरानी कर रहे पुलिस को चकमा देकर बाहर निकल जाता है और कविता के घर जाता है। अमन उनसे पूछता है कि अभी रजावत फैमिली की किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर कभी तो कुछ तो रहा होगा। तब कविता बताती है कि हमारी फैमिली यानी कि रजावत फैमिली राजस्थान के तीतरी गांव के रहने वाले थे। उसके पिता जवाहर और दौलत भाई अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों दिल्ली आकर बस गए और एक ही मोहल्ले में रहने लगे, पर दौलत अच्छा दोस्त नहीं निकला। भुवन का जब कॉलेज खत्म हुआ तो वो दौलत के प्लाई बिजनेस में लग गया। उसके कुछ दिन बाद एक हादसा हुआ। फिर फ्लैशबैक में फरवरी 2007 का गुजरा हुआ कल दिखाया जाता है,
जब भुवन अपने पिता जवाहर के साथ बातें करते हुए जा रहा होता है। भुवन बताता है कि दौलत भाई ने उसे अपने साथ पार्टनरशिप का ऑफर दिया है, तो वो अब मन लगा के काम करेगा, इसलिए अपने पिता को रिटायरमेंट के बाद आराम करने को कहता है। तब उसके पिता कहते हैं कि जिनके बच्चे नालायक होते हैं उन्हें मरने के बाद भी आराम नसीब नहीं होता। फिर भुवन उन्हें घोड़े पर चढ़ने को कहता है। उसके पिता मना करते हैं कि अब उसके और घोड़े के रिटायरमेंट का समय है, अब घुड़सवारी करना मुश्किल है, लेकिन भुवन के जिद करने पर उसके पिता चढ़ जाते हैं। घोड़े को तेज दौड़ाने के चक्कर में भुवन घोड़े के पीछे जैसे ही तेजी से लात मारता है, वैसे ही तुरंत उसके पिता नीचे गिर जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। भुवन अपने किए पे बहुत रोता है। इस घटना के बाद भुवन गुमसुम सा रहने लगता है, उसे कुछ होश नहीं रहता। एक दिन भुवन जब सोता है तो उसे अपने पिता का सपना आता है। भुवन अपने पिता से सॉरी कहता है, तो उसके पिता कहते हैं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, जो हुआ वो बस एक हादसा था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस सपने के बाद भुवन को यकीन हो गया था कि पिताजी आज भी हमारे साथ हैं, पर फिर भी उससे दौलत भाई की दुकान के काम में गड़बड़ी हो जाती थी। यहाँ फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दौलत भुवन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मारता है। मारने की वजह से उसके ऊपर पाइप्स गिर जाती हैं, इससे भुवन को काफ़ी चोट आती है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद भुवन जीना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर बच जाता है। इसके कुछ दिन बाद जब दौलत को पता चलता है कि उसके खिलाफ एफआईआर लिखी है, तो भुवन को डराने और केस वापस लेने को कहता है, पर भुवन उससे डरता नहीं, बल्कि उसे डराते हुए घर से चले जाने को कहता है। इसके कुछ दिन बाद दौलत अपनी फैमिली के साथ डरकर वापस तीतरी चला गया। सबको लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अंशिका की शादी तुमसे तय हुई तो उसका बेटा जयंत अंशिका को फोन कर परेशान करने लगा। अब यहाँ से सीन कट कर आन्या को दिखाया जाता है, जिसे अपने सोर्स से पता चलता है कि आदेश का कनेक्शन महिपाल और पुजारा गैंग से कहीं ना कहीं था। फिर दूध वाला महिपाल गैंग के उस आदमी को आइडेंटिफाई करता है जो उस रात आदेश को धमकी दे रहा था। मीडिया भी इस केस को कवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही होती है। इसके बाद आन्या की माँ को दिखाया जाता है, जो आन्या को कहती है कि उसे ये केस नहीं लेना चाहिए था। इधर अमन तीतरी गांव आता है दौलत और उसके बेटे जैन से मिलने। गांव के लोगों से पता चलता है कि दौलत को गुजरे कई साल हो गए। फिर गांव का एक आदमी अमन को दौलत के घर ले जाता है। जैन को देख अमन उस पर हमला कर देता है और मारने लगता है, लेकिन कोई पीछे से आके उसके सिर पर बोतल फोड़ देता है। इधर दिल्ली में आन्या को महिपाल गैंग के लोगों का पता चल जाता है, वहाँ रेड डालने जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है।